नमस्कार साथियों, मैं अमरकांत शर्मा स्वास्थ्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक है हमारा संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण, ये हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसके ऊपर 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने संविधान सभा का गठन देखा था, और जो पार्ट सेकंड था उसमें हम लोगों ने पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया है। और उसके बाद आज मैं इस वीडियो को या पार्ट 3 लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग कुछ और बातें हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान सभा का गठन भी हो गया, संविधान निर्माण भी हो गया, लेकिन संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के संबंध में परिवर्तन आता है 1947 के अधिनियम द्वारा। तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में हुए परिवर्तन, ये एक छोटा सा यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में हुए परिवर्तन। इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है ना? तो ध्यान ये रखना है कि हमारी जो संविधान सभा बनी थी वो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अनुशंसा पर बनी थी, और उसी के आधार पर उसने अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया था। लेकिन 1947 में जाके जब भारत की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, तो वहाँ पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। और इस अधिनियम द्वारा संविधान सभा पर भी हमारी प्रभाव पड़ा था। तो क्या क्या प्रभाव पड़े थे वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ध्यान ये रखना है, 3 बातें हैं जिनका हम लोगों को यहाँ पर अध्ययन करना है। 3 बातें कौन कौन सी हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है संप्रभु निकाय। जो की पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, संप्रभु निकाय। तो पहली बात आपको ध्यान ये रखना है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया या संप्रभु निकाय घोषित किया गया। और जब संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई, यहाँ संप्रभुता का आशय है या संप्रभु निकाय का आशय है कि उसके पास टोटल इंडिपेंडेंसी का होना, पूर्ण स्वतंत्रता का होना। तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया, तो उसके तहत संविधान सभा को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो कोई भी कानून बना सकती है। इसके साथ साथ ये भी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में अभी तक जो भी कानून बनाए गए हैं उनमें वो परिवर्तन कर सकती है या उन कानूनों को समाप्त कर सकती है। तो ये है संविधान सभा का एक संप्रभु निकाय होना। क्लियर है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा पर जो पहला प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया गया, जिसके तहत संविधान सभा अब स्वतंत्र है किसी भी कानून को बनाने के लिए, और इसके साथ साथ ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में जो भी कानून बनाए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है या उन कानूनों को समाप्त कर सकती है। क्लियर है? उसके बाद जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो है, की पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, विधायिका भी या विधायिका की जिम्मेदारी दी गई। दूसरा कीवर्ड आपको याद रखना है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो संविधान सभा को भारत की विधायिका की जिम्मेदारी भी दे दी। इसका सीधा सीधा आशय है कि अब संविधान सभा
1946 से जो संविधान सभा 1946 से लेकर संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, अब 1947 में इस अधिनियम के आ जाने के बाद संविधान सभा के पास दो अलग अलग जिम्मेदारियां हो जाएंगी। पहली जिम्मेदारी स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाने की संविधान सभा के रूप में, जो पहले से कर रही थी संविधान सभा, अब इसके साथ साथ स्वतंत्र भारत के लिए आम कानून बनाने के लिए विधानमंडल की जिम्मेदारी भी संविधान सभा को दे दी गई। तो यानी कुल मिला के इस अधिनियम के आ जाने के बाद संविधान सभा के द्वारा दो कार्य किए गए, दो जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया। नंबर एक, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा के रूप में संविधान का निर्माण करना, और दूसरा कि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक विधानमंडल के रूप में काम करना, देश के लिए आम कानूनों का निर्माण करना। तो यानी कुल मिला के दो अलग अलग जिम्मेदारियां हो गई, एक संविधान सभा की जिम्मेदारी हो गई और एक जिम्मेदारी हो गई विधायिका। ये इस प्रकार से दो जिम्मेदारियां थी। तो बैठक भी दोनों की अलग अलग होती थी। जब बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, और जब इसकी बैठक विधायिका के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती। तो ये इस प्रकार से दूसरा प्रभाव है कि संविधान सभा के ऊपर जो संविधान निर्माण के अलावा एक दोहरी जिम्मेदारी थोपी गई या सौंपी गई जिम्मेदारी, और वो थी देश के लिए सामान्य कानून बनाना। और तीसरा जो प्रभाव पड़ता है इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, वो तीसरा प्रभाव है संख्या पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जिस संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, कि 389 सदस्य संख्या थी। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आ जाने के बाद पाकिस्तान की पृथक संविधान सभा के प्रावधान किया गया, और पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्यों के अलग हो जाने के बाद जो संविधान सभा की सदस्य संख्या शेष रह गई वो 389 से घटकर कितनी हो गई? 299। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी हो गई? 299। तो ये इस प्रकार से हमें तीन प्रभाव देखने को मिलते हैं या तीन परिवर्तन। क्लियर है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि संविधान सभा को संविधान निर्माण के साथ साथ देश के सामान्य कानून की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, अर्थात संविधान सभा के साथ साथ वो विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी। और तीसरा कि सदस्य संख्या घटकर 389 से घटकर 299 हो गई। चलिए, अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संविधान सभा पर पड़ने वाले प्रभाव के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात का अध्ययन करने वाले हैं कि संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। अन्य कार्य का मतलब है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण तो किया ही है, इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो उसमें जैसे कि ये एक पॉइंट है हमारा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन, अर्थात 1949 में जो राष्ट्रमंडल संगठन था उसमें भारत की सदस्यता का सत्यापन 1949 में संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। दूसरी बात ध्यान रखना है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जनगण मन और वंदे मातरम, इनको भी संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो इस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्यों में आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा ने भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन 1949 में किया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया और राष्ट्रगान एवं राष्ट्र